आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो अभी अभी मैं डिस्कस कर रहा था फ्रेंड्स। कुछ हमारे रूल्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उन गोल्स को हमें सेट करना पड़ता है और उसको सेट करने के बाद उसको अचीव करने के लिए हमारे सामने कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए फ्रेंड्स। तो दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और डिटेल में आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट चैप्टर। आपका सेकेंड चैप्टर है फ्रेंड्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें एक पिकनिक पे जाना है ना, राइट? तो अब आप क्या बोलोगे? प्लानिंग करेंगे सर, चलिए। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग के दौरान हम लोग कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ चीज़ों को हमको क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आप में से किसी एक को अभी मैं लीडर बना देता हूँ। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कौन इसको लीड करेगा, तो सपोज यूज सर मैं लीड करूँगा, तो आपको कोऑर्डिनेटर का रोल दिया जाएगा। फ्रेंड्स आपको तो पता ही कोऑर्डिनेटर का रोल क्या होता है। तो ये भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये मैनेजर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो जब तक हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, ये फंक्शंस जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैनेजमेंट है क्या और इसको किस तरह इसके फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए एक नया चैप्टर है फ्रेंड्स आपका, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स इसमें आपने देखा होगा ओसी का जो अभी सिलेबस आ गया है, नया नहीं है, तो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। इफ़ यू आर एनीवेयर इन महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर, आप ये वीडियो देख के आप आराम से ये जर्नी में मेरे साथ चल सकते हैं। तो लेट अस गो फॉर दिस जर्नी। हमारा जो नया सिलेबस, आप बैठ गए इस बस में। अब आपको मैं सेकेंड चैप्टर के बारे में बता रहा था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं फ्रेंड्स? एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स अगर हम लोग को एक बस में लेके जाने हैं, तो एक बस का कॉस्ट कितना है? तो अगर बस वाला मतलब 5,000 रुपये लगेगा, आपके जो डेस्टिनेशन तक हम आपको पहुंचा देंगे। तो नाउ 5,000 डिवाइडेड बाय 50 स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक स्टूडेंट से हमको कितना पैसा कलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बजट बन जाएगा। ये तो हो गया आपका बस का बजट, ठीक है, बस चार्जेस। फिर वहाँ अगर जिस रिसोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ तो बोलेंगे नहीं, पर पर्सन तो आपको स्टूडेंट है तो हम लोग डिस्काउंट देते हैं, 500 रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा रिसोर्ट में अगर आपको एंट्री चाहिए तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें। देन वी विल सी वहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ प्रोवाइडेड है, नाइट स्टे है नहीं है, या फिर हम अपना फूड बजट अलग से लेके चलेंगे। तो दोस्तों अगर मैंने आपको कहा कि प्लानिंग करो, हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स है, तो नेचुरली अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स है तो हमको 20 बसेस लगेंगी। अब एक बस का कॉस्ट 5000 है, तो 20 बसेस का कॉस्ट कितना हुआ? इसका बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। सो ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, और इसके साथ धीरे धीरे दोस्तों हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नहीं, ये स्पॉट चेंज करना पड़ेगा, ये रिसोर्ट हम नहीं जा सकते, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ये है थिंकिंग इन एडवांस। अगर हम लोग दोस्तों पहले ही सोच लेते हैं, उसी को प्लानिंग करते हैं, और सही प्लान अगर आपका हो, 60% आपका लाइफ में जो सक्सेस है वो प्लानिंग की वजह से आता है दोस्तों। तो अभी प्लानिंग का इम्पोर्टेंस आपने देखा, ये प्रिंसिपल नहीं है, वो फर्स्ट चैप्टर में था, डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। दोस्तों मैं सेकेंड चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड चैप्टर, दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ना है। दोनों पढ़ने के बाद अब आप एक अच्छे मैनेजर बन चुके हैं। जब आप 12th से क्रॉस करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आई नो समथिंग अबाउट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये MBA का जो सिलेबस है आपको 12th में ही पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें एक नया क्या ऐड कर दिया इस साल, लास्ट ईयर के सिलेबस में 12th में ये सब नहीं था फ्रेंड्स, तो नया ऐड कर दिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर? उसको क्या काम करना पड़ेगा? अगेन फंक्शंस ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। पहली बात
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको एंटरप्रेन्योर क्या है ये तो पता होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोलते हैं दोस्तों, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब है एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा है, लैंड लेबर कैपिटल को जमा करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है दोस्तों, और उसके बाद जब पूरा सेल्स हो जाता है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता है और उसको प्रॉफिट मिलता है। सो ही इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इज ट्राइंग टू डेवलप हिज बिजनेस। तो इसको हम लोग किस तरह डेवलप कर सकते हैं? अगर आपके पास एक पर्सन आता है, एक बंदा आता है, बोलेगा यार मुझे एक होटल चालू करना है, आई वांट टू स्टार्ट अ पार्सल किचन। अभी आप तो जानते हैं लॉकडाउन के दौरान हम लोग रेस्टोरेंट भी बंद है, होटल बंद है, घर में खाना नहीं बना पा रहे। तो अगर हमको लगता है कि आज बाहर से ऑर्डर किया जाए तो स्विगी है, जोमेटो है, टोमेटो है, बहुत सारे ऐप्स आ गए दोस्तों। तो इसमें ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है कि अगर हमको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, लोगों तक हम लोग अपना स्पेशलिटी कोई फूड पहुंचाना चाहते हैं, तो वो किस तरह हो सकता है। या अगर आप होटल बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप बोलोगे कि मुझे ट्रांसपोर्ट टूरिज्म में इंटरेस्ट है, आई वांट टू सेल बिकम अ डीलर इन कार्स, आई वांट टू बिकम अ डीलर इन सेकेंड हैंड कार्स, तो मैं उस बिजनेस को कैसे डेवलप करूं दोस्तों? तो आपको फिर यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, OLX पे जाना पड़ेगा, कितने लोग कार बेच रहे हैं, कितने लोग कार खरीदना चाहते हैं, इन दोनों को मिलाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा दोस्तों, और उस चीज़ की आपको पूरी जानकारी स्टडी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो आपकी हॉबी नहीं है दोस्तों फूड, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस आप मत चालू कीजिए। आपका ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट नहीं है, आपको गाड़ियाँ पसंद नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स व्हीकल्स, तो प्लीज़ आप उस बिजनेस पे मत उतरिए, ठीक है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, लगाव है, तो OCM आपको किस तरह मदद करेगा? इस चैप्टर के थ्रू दोस्तों आपको OCM मदद करेगा। इस चैप्टर का नाम क्या है फिर? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? ग्रोथ की बात नहीं कर रहे दोस्तों, फिजिकली बढ़ना ग्रोथ होता है, और मेंटली बढ़ना क्या होता है? यस, डेवलपमेंट। तो आपको पढ़ाया गया है इकोनॉमिक्स में वो डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स हमने इकोनॉमिक्स में 11वीं में पढ़ा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सिर्फ ग्रो नहीं होना है दोस्तों, हमें डेवलप भी होना है। इंडिया इतने साल, इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में सिर्फ ग्रोथ चल रहा था, पॉपुलेशन बढ़ते गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, और फिर गरीबी वहीं के वहीं, पॉवर्टी वहीं के वहीं, अनएम्प्लॉयमेंट उधर ही है। सो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल, वी आर नॉट एबल टू कम अबव द पॉवर्टी लाइन दोस्तों। आज तक भी हम लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो ही है। बहुत से कंट्री, अमेरिका में भी पॉवर्टी है, बट वहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी नहीं है दोस्तों, रिलेटिव पॉवर्टी है, हमारी तरह एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर आने के लिए फ्रेंड्स, मोदी जी ने अब बहुत कुछ हमारे आने वाले जो जनरेशन है आपके लिए, खास करके आपके लिए क्या किया है, ये सब कोर्सेज, जो कोर्सेज है मोदी जी ने अब क्या किया है, इन सब कोर्सेज के ऊपर फोकस किया। हमारा सिलेबस टोटली जो बदली कर दिया, उसी SP इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, आज जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको काम आएगा फ्रेंड्स। आगे जाके 2025 2027 तक आपका MBA भी हो जाएगा, एंड देन यू विल बी रेडी टू वर्क इन द मार्केट। सो हाउ, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू वी वांट? वी वांट गुड एंटरप्रेन्योर्स, वी वांट गुड एंटरप्रेन्योर्स। डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट किस तरह करना है, ये 3rd चैप्टर में हमको पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी आपको समझ में आया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा 4th चैप्टर जो है बिजनेस सर्विसेज। ये तो हम 11 में थोड़ा सा पढ़ चुके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज। बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, ये सब फ्रेंड, इसको हम लोग OC में जब इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया होगा 11वीं में, इसको हम लोग एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। सो जैसे कि अगर बैंक है तो आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। अगर मुझे बिजनेस जल्दी बढ़ाना, आई विल गो टू द बैंक, मैं बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शंस करूंगा, तो मेरा बैंकिंग बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। हो सकता है मुझे लोन लेना पड़ जाए तो बैंक उसमें भी मेरी मदद कर सकता है। अगर मुझे डर है कोरोना वायरस, अब क्या होगा, तो इस तरह बिजनेस में हमेशा डर रहता है। आग लग गई तो क्या होगा, बाढ़ आ गई तो क्या होगा। अभी अम्फान आया था फ्रेंड्स पिछले हफ्ते उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था एक काफ़ी तूफान जो है बहुत कुछ नुकसान करने वाला है। फिर भी हमने देखा नुकसान तो हुआ फ्रेंड्स। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस भी एक बिजनेस सर्विसेज में आता है। तो आपका 4th चैप्टर क्या है फ्रेंड्स?
बिजनेस सर्विसेज। मेरे पास फैक्ट्री है, बट मैं अपने गुड्स को वेयर हाउस में नहीं रखना चाहता। अपने वेयर हाउस में मैं वेयर हाउस लीज पे ले लेता हूँ, दूसरे से मैं 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंगापुर, बदलापुर, जितने भी गोडाउन्स आप चालू करना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि आप वेयर हाउसेज लीज कर ले, रेंट पे लेना। व्हाट इज वेयर हाउस? बहुत ही सिंपल व्याख्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। मीनिंग तो आपको पता ही होता है। वेयर हाउस का मतलब आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस, राइट? नहीं, वेयर WARE मीन्स गुड्स। इकोनॉमिक्स में उसी में आपने पढ़ा होगा WARE, वेयर मतलब गुड्स, वेयर हाउस मतलब गुड्स के लिए जो बनाया गया घर है, उसे हम लोग वेयर हाउस करते हैं। तो व्हाट आर द सर्विसेज विच आर गिवन बाय अ वेयर हाउस? कितने टाइप के वेयर हाउस होते हैं? अगर वो एयरपोर्ट के नज़दीक है या फिर वो पोर्ट के नज़दीक है, वो बॉन्डेड वेयर हाउस है, कस्टम्स वेयर हाउस है, नॉर्मल वेयर हाउस है, या कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स आपके खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों वेयर हाउसिंग, तो ये जो भी आपका वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ये सब आपके 4th चैप्टर में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द बिजनेस सर्विसेज। आपका 5th चैप्टर क्या है फ्रेंड्स? तो अभी नए नए तरीके आ रहे हैं दोस्तों बिजनेस के। नए मतलब ये पुराने हो चुके हैं, बट सिलेबस अभी नया है। पहली बार इसको बिजनेस में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। व्हाट आर द न्यू मोड्स ऑफ बिजनेस? ई बिजनेस। जहाँ पे भी देखो आप, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, टोमेटो, जोमेटो, स्विगी, ये फूड आपको सप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर मुझे ग्रोसरीज चाहिए तो ग्रोफर्स ऐप है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये दुनिया भर के जो भी ई कॉमर्स बिजनेस आ गए। आज मुझे दुकान पे जाके बार्गेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर बैठे शॉपिंग कर सकता हूँ। तो ये ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो व्हाट आर द न्यू मोड्स ऑफ बिजनेस? उसको हम लोग कहते हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, MSME आ गए। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने 20 लाख करोड़ हम लोग ने जो दिया है पैकेज के लिए फॉर MSMEs। तो ये बिजनेसमैन जो भी होते हैं इनको पता होता है फ्रेंड्स कि किस तरह हम इस MSME का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये नए नए कौन से बिजनेस हैं जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिजनेस का मतलब तो आपको मैंने बता ही दिया है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज की तरफ आपका क्या कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ जैसे सिगरेट है, जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों को उस पर वार्निंग दूँ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वहाँ पे लेबल लगाऊँ और लोगों को डिस्करेज करूँ फ्रेंड्स उस चीज़ के लिए। खरीदने वाले तो खरीदेंगे ही, बट मैं पहली बात ऐसा बिजनेस करूँ ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसी जगह पे एक जूस सेंटर चालू करता हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत लोग आएंगे मेरे पास, एप्पल जूस, मैंगो जूस। तो ये इससे क्या होगा, लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। तो मेरी तरफ, मेरी सोसाइटी की तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रेंड्स। सो व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी? उसे कहते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोसाइटी में रहते हुए अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक होटल चला रहा हूँ, तो मुझे चाइल्ड लेबर को नहीं रखना है फ्रेंड्स। चाइल्ड लेबर को नहीं रखना है मतलब मेरे होटल में, मेरे बिजनेस में कोई बच्चा काम कर रहा है, ये गलत बात है। तो इसको भी मुझे ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना चाहिए। दैट आई शुड नॉट एम्प्लॉय समवन हु इज नॉट फिट, नॉट एम्प्लॉयबल लीगली और फिजिकली, वो वीक है। तो दोस्तों ये सब हमारे देश में चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में चलता है। बट जिस दिन आपको एक बच्चे को आपने पकड़ लिया, इधर आ बेटा, हाँ ये चपाती कौन बना रहा है? अच्छा कुक बना रहा है। आपकी उम्र कितनी है? बोलेगा 18 साल।
अरे आप तो 10 साल 12 साल के लगते हो, लेकिन एम्प्लॉयर ने सिखा के रखा है फ्रेंड्स कि अगर कोई पूछ ले कि तो आप अपनी उम्र कितनी बताएंगे, 18 साल, ताकि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। ये गलत बात है दोस्तों। तो देयर आर मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया हमारे कुछ कर्तव्य है, इसे हमें पूरा करना है, और वही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, 6th चैप्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट चैप्टर, 8वां जो आपका चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर तो किंग है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट। कंज्यूमर हमेशा किंग ही रहता है फ्रेंड। और जितने भी कंज्यूमर्स है उनके लिए हमारे पास कुछ राइट्स है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है दोस्तों, तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है, जो भी कंज्यूमर है उसके इतने सारे अधिकार आ गए हैं कि उनको पूरा करने के लिए अभी जैसे कोर्ट में आप चले गए तो कोर्ट में आपका मैटर सॉल्व नहीं होगा। आप फंस चुके हैं कोई चीज़ खरीद के, किसी ने आपको लूट लिया, ई कॉमर्स पे अगर आप गए वेबसाइट पे, किसी ने बोला आपको ये लिंक पे क्लिक कर दिया, आपको हम घर बैठे गुड्स भेज देंगे और गुड्स आया ही नहीं, तो अब आप किसके पास जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए? तो गवर्नमेंट बोलेगी हमने तो आपको वार्निंग दिया हुआ है, आपको ये सब पिन नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, इतना हम लोग ऐड में देते, बट मेरा तो नुकसान हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों मैं ये कर सकता हूं कि मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वालों के पास जा सकता हूं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कंसेप्ट है कि अगर एक कंज्यूमर को किसी भी बात की कंप्लेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लैट खरीदा है, फ्लैट खरीदते वक्त जहाँ पे मुझे ज़मीन दिखाई गई थी और बोला गया था मेरा फ्लैट ऐसा होगा, मेरी बिल्डिंग ऐसी होगी, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे गार्डन होगा, और वो सब फैसिलिटीज़ आपको दोस्तों नहीं मिल रहे। अब आप किसके पास जाएंगे झगड़ने के लिए? बिल्डर से झगड़ना बड़ा मुश्किल है, तो आप वापस से कहाँ जाएंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें जो 2019 का जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे जो अमेंडमेंट आया है वो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है फ्रेंड्स। लास्ट चैप्टर है आपका मार्केटिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? व्हाट आर द कंसेप्ट्स इन मार्केटिंग? में मार्केटिंग मिक्स वगैरह कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, है ना? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ को मार्केट में लाना ये प्रोड्यूसर का काम नहीं है, मार्केटिंग वाला देखेगा। प्रोड्यूसर का काम है प्रोड्यूस करना, उसको बेचना किस तरफ है, सेल्स मार्केटिंग वालों का काम है फ्रेंड्स। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका काम है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मार्केटिंग। पार्ले जी का एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, चलो आपने इंडिया का एग्जांपल पहले लेते, पूरे इंडिया में आप कोई भी मेडिकल स्टोर में चले जाओ, कोई भी किराने की दुकान में चले जाओ, पान की दुकान में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, पार्ले जी बिस्किट आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। चाहे आप आंध्र प्रदेश में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे आप हिमालय में हो, चाहे आप चेन्नई में हो, चाहे राजस्थान या आसाम। तो फ्रेंड्स ये मैं क्या यही कहना चाहता हूँ कि किस तरह वो गुड्स वहाँ पहुँचाना है, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। ट्रांसपोर्ट तो इसमें मदद करता ही है, बट यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स ओसी में। तो आपको कैसा लगा सिलेबस? अच्छा है ना? हाँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया ये सब हमने बीए और एमबीए लेवल पे हमने ये सब बीकॉम लेवल पे पढ़ा है दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल पे। उस वक्त हमारी उम्र भी 20-22 थी फ्रेंड्स। आप तो अभी 12th में ये सब पढ़ रहे, नो प्रॉब्लम, अपग्रेडेशन हो गया। जैसे मैंने बताया आज का जनरेशन बहुत ही स्मार्ट है, वो सब जानता है कि अपग्रेडेशन ज़रूरी है। वही 20 साल पुराना पढ़ना पढ़ाना और वो मार्केट में फिर कुछ काम नहीं आएगा जब आप लोग जॉब के लिए जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो हम इस साल से 2021 का जो नया सिलेबस है दोस्तों उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रिंसिपल? तो इसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग लिख लेते, राइट डाउन फ्रेंड्स। अगर आप लोग लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपके PDF फाइल में दिख रहा है। बट अब मैं जो नोट्स बनाने जा रहा हूँ, अब जो मैं आपको देने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये नोट्स अगर आप लोग लिखेंगे ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और यही मेरा लेक्चर यहीं पे दूसरों से अलग होता है दोस्तों। जब आप लिखने की कोशिश करते हैं कुछ लिख नहीं पाते, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है या जितने भी बाकी गाइड्स हैं उसमें जो लैंग्वेज है वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंड्स नोट्स हाँ तो लेकर आ गए ना? नहीं लाए?
पेन लेकर आइए ना, पेन, एक नोटबुक। हाँ तो फ्रेंड्स एक पेन एक नोटबुक लेकर आइए, मैं आपको थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं और कुछ आगे के बारे में बता देता हूँ। तो आपको किस तरह से कोई भी आंसर को प्रेजेंटेशन करना पड़ता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, है ना, यानी कि लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले लिखा जाता है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन। तो लिखिए, हाँ, इंट्रोडक्शन कैपिटल लेटर्स में। ऊपर टॉपिक का नाम आपने लिख दिया, चैप्टर का नाम लिख दिया है। चैप्टर का नाम है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपका पहला आएगा इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो समझने की बात है, सिर्फ आप कैपिटल लेटर्स में लिख दिए इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लाइन पे पैराग्राफ में आप स्टार्ट कर दीजिए लिखना फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। राइट डाउन। इन FYJC F.Y.J.C यानी कि फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इन FYJC we have studied in FYJC we have studied that मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट आपका ये जो चैप्टर 11 में भी आपको था, तो ओके। सो इन FYJC we have studied that management is everywhere in business organization. In business organization, full stop. Non-business organization and even in social life we use principles of management. So friends, we can say it is the key. Write down, full stop डालने के बाद, it is the key to success. It is the key, K-E-Y, key to success in achievement of managerial goals. In achievement of managerial goals. अब अगले पैराग्राफ में लिखिए, to set the goal. Next paragraph. To set the goals according to vision, VISION, vision / mission, MISSION, vision, mission, and to make decisions accordingly, with the help of principles and functions. तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन है, आपने अभी लिख दिया है। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट ईयर 11वीं में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजरियल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए हमने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। नाउ राइट डाउन द मीनिंग लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट डाउन मीनिंग, अ सिस्टम, SYSTEM, a system or technique, 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 a system or technique used by managers। अगर आप भी मैनेजर बन जाएंगे आपको भी ये यूज करना पड़ेगा। used by managers, a system or technique used by managers universally, 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 to conduct all the activities, by taking decisions to
अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? अगर आपको इसका कोई मीनिंग पूछ ले तो दोस्तों एक टेक्निक है, ये एक सिस्टम है जो मैनेजर यूनिवर्सली मतलब हर कंट्री में दोस्तों मैनेजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सिस्टम को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू कंडक्ट ऑल द एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो उस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए ये जो भी टेक्निक या सिस्टम फॉलो किया जाता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग समझ में आ गया फ्रेंड्स? हाँ, एक टेक्निक है। ओके, सो टेक्निक और अ सिस्टम। जिस तरह भी मुझे एक होटल चलाना है तो दोस्तों मैं सबसे पहले कुक को पकड़ूंगा। कुक अच्छा नहीं होगा तो बाकी सब अनइम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा कुक बहुत अच्छा है तो मेरा होटल चलेगा। तो एक टेक्निक है सर कि मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैं अपने होटल को जो चलाने जा रहा हूँ इसका जो आउटलुक है, मेरे हाइजीनिक कंडीशंस क्या है, वहाँ पे हैंड वॉश की सुविधा है, क्या है क्या नहीं, सब होने के बावजूद अगर मेरा खाना टेस्टी नहीं है फ्रेंड्स, देन जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी तो ऑनलाइन सिस्टम है, घर में आया आपने टेस्ट किया और बोलोगे यार ये तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। सो एवरीथिंग है गुड कुक will only help me in achieving my managerial goals। तो हर टाइप के बिजनेस में एक टेक्निक होता है। होटल का टेक्निक क्या है? मेरे पास अच्छा कुक होना चाहिए। स्कूल कॉलेज क्लासेस का अच्छा टेक्निक क्या है? कि टीचर जो है वो अच्छा होना चाहिए दोस्तों। और टूरिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है? कि जो ड्राइवर है दोस्तों वो ड्राइवर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत सारे डेफिनेशन है मैनेजमेंट के, आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन लिखा के देता हूं, लिखिए। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज, वो कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं है, वो PAL होता है, PAL, ये अलग पल है वो अलग पल है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ fundamental truth or proposition that serves the foundation for a system or belief or behavior or for a chain of reasoning। मैं इसलिए फास्ट बोला दोस्तों, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में आप बाद में लिख सकते हैं। ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट बुक का, तो ये आप टेक्स्ट बुक से देख लीजिए। तो ये आपको डेफिनेशन मिल गया। तो किसी भी आंसर को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? पहले उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, उसके बाद आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब बाद में। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना ही देना है हर चैप्टर में, हर आंसर में। यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यू हैव टू से द मीनिंग और उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद आप कोई भी आंसर को अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों। ये आपका PDF फाइल आपके सामने है, तो इस PDF फाइल पे आपका पेज नंबर 1 जो है ना, ये यहाँ पे खत्म हुआ दोस्तों, पेज नंबर 1। अब आप टर्न कीजिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 पे आ जाइए, या PDF के पेज नंबर 2 पे आ जाइए। हाँ, तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट इज गिवन। हाँ, ये क्या दिया है? नटूरे, नेचर, ओके, एज यू प्रोनाउंस इट। सो प्रोनाउंसिएशन दोस्तों, कुछ लोग नटूरे कहते हैं, जो लोग ऐसा सुनते सुनाते और पढ़ाते हैं दोस्तों, तो उनका फुटूरे क्या होगा, है ना? तो उनका फुटूरे बेटो खतरे में है। तो व्हाट आई वांट टू से, ओके, पेज नंबर 2 पे आ गए हम लोग। नेचर, अब ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट को आप किस तरह समझेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ मैनेजमेंट? तो इस तरह से आपका मैनेजमेंट होना चाहिए दोस्तों। एक गरीब से गरीब वर्कर जब आपके पास वर्क के लिए आता है, वो धीरे धीरे अमीर हो जाए, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस मिले। 10 साल से वो प्यून का काम कर रहा है और प्यून का ही काम कर रहा है, तो दैट इज नॉट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज नहीं किया। आपको क्या करना है? फ्रॉम प्यून टू प्रिंसिपल। धीरे धीरे इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों कि उसको प्रिंसिपल का भी जॉब पता होगा, वहाँ के जो मैनेजर का जॉब क्या है वो भी उसको पता होगा। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में नेचर ऑफ मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो सब धीरे धीरे सीख पा रहा है दोस्तों। सो ये होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड पेज पे आप लोग देख रहे हैं। सो व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
इज दैट इट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। उसके जो बिहेवियर है एम्प्लॉइज के दोस्तों, वो बिहेवियर चेंज होता है धीरे धीरे, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझने लगते हैं। और ये तरीका होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि अपने वर्कर्स को मैं बोलता हूँ आप लोग यहाँ पे गणपति उत्सव जो है, जैसे महाराष्ट्र में इसकी बहुत वैल्यू है इसलिए मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। गणपति उत्सव आप यहाँ पे सेलिब्रेट कीजिए, तो जितने वर्कर्स हैं उन्होंने मिलकर अगर गणपति का डेकोरेशन किया, वहाँ पे पूजा की व्यवस्था की, और फिर लोग अगर वहाँ पे आ रहे उनको प्रसाद दिया, सब ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग हैं, तो एक अपनेपन का फीलिंग आता है, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। वो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो किसी भी फंक्शन को करने का कारण ही ये होता है ना। और सब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं फ्रेंड जो ऑफिस में मनाए जाते हैं, है ना। मुंबई में तो लोकल ट्रेन में भी हम लोग वो फंक्शन, जैसे दशहरा है तो हम लोग ट्रेन को डेकोरेट करेंगे, पूजा करेंगे और वहीं पे प्रसाद भी बांटेंगे ट्रेन में। तो ये बोलने का मतलब है कि एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसको समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। पेज नंबर 2 पे जो वर्ड दिया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दैट इट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी बिटवीन द सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, एम्प्लॉयर्स, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयर से लेके, मेंबर से लेके, जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स काम करते हैं, इन सब के बीच में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाना, ये प्यार से रहना। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलना चाहिए कि जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे घर जैसा फीलिंग आता है। सो आई डोंट फील लाइक आई एम गोइंग टू अ प्लेस, क्योंकि एक ही जगह पे हमको बहुत सारे साल कभी कभी काम जॉब करना पड़ता है फ्रेंड। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, घर जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स के साथ, तो आप इसमें अचीव कर सकते हैं अपना गोल, अपना टारगेट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट में यूनिवर्सल प्रॉब्लम, है ना। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर आप लोग जाते हैं उस कंपनी को आप अपना नहीं मानते, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम आ जाता है। सेकंड नेचर इज जनरल गाइडलाइंस। ना व्हाट इज जनरल गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइन बनाई है, आपको ये फॉलो करना है, तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं या रूल्स होते हैं, अगर वो फॉलो करोगे तो उस कंपनी के नेचर को आप फॉलो कर रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट है आपका, ये सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पॉइंट्स में से थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल्स फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। या तो उससे प्रैक्टिस से काम करवाया जाए एम्प्लॉय से, या फिर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोले तो अपने हिसाब से कर, ठीक है, यू डू एज यू लाइक, है ना। या फिर मेरा ये एक्सपीरियंस है तो इसको फॉलो करना चाहता है तो फॉलो कर, इसमें तुम्हारी मदद होगी। तो अगर एम्प्लॉय दोस्तों सीनियर की बात सुनता है, सीनियर ने भी उसी पोजीशन पे काम किया होगा, अभी वो सीनियर बना है, तो अपने कुछ टेक्निक्स अगर वो आपको दे रहा है तो उसको इमीडिएटली ले लेना चाहिए फ्रेंड्स। और इसी को हम लोग कहते हैं जनरल गाइडलाइंस। आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों प्रिंसिपल्स हमारे जो भी है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफरेंस होता है। आप भी एक बैंक में काम करते हैं, मैं भी एक बैंक में काम करता हूँ, लेकिन वहाँ के बैंकिंग सिस्टम से लोग खुश नहीं, मेरे बैंकिंग सिस्टम से शायद लोग खुश है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं पसंद आ रहा है चेंज कर दो, कुछ नहीं एडजस्टेबल है चेंज कर दो, किसी भी चीज़ को चेंज करना, उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग फ्लेक्सिबल? अपने आप को परिस्थिति के अनुसार, अपने आप को सिचुएशन के अनुसार फ्रेंड्स हमें चेंज कर लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियर। नाउ हाउ विल यू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज? तो अभी मैंने कहा कि उसको हम लोग थोड़ा सा रिलीजियस बना सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। गणपति उत्सव है, गरबा है, ईद है, या क्रिसमस है, न्यू ईयर है, सब लोग इन्वॉल्व होके वहाँ पे अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ, तो उनको एक अपनापन लगता है दोस्तों। तो बिहेवियर कंट्रोल करना ये भी मैनेजमेंट का एक नेचर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज है तभी इफेक्ट है, कुछ कारण है तभी उसका कुछ इफेक्ट आता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? पेज नंबर 2 पे आप लोग ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है, तो आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से बाद में जाकर
वापस से एक बार रिवीजन कर लेना। ओके, तो कुछ कॉज है, कुछ कारण है, इसीलिए उसका कुछ इफेक्ट होता है। अगर एक एम्प्लॉय को गुस्सा आया है तो उसका कुछ कारण होगा। ऐसे ही वो एम्प्लॉय गुस्सा नहीं कर रहा, उसका कुछ कारण होगा। तो एम्प्लॉयर को समझ जाना चाहिए कि आज मेरा एम्प्लॉय सुखी है, दुखी है, हैप्पी है, सैड है, उससे बात करना चाहिए फ्रेंड्स, और उससे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। वो यानी सर आज आते पे बाइक पंचर हो गया, मैंने बाइक रख दिया, फिर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे गया सर, वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ा सर, फिर मैंने लोकल ट्रेन पकड़ा सर, फिर मैं बस पकड़ा, फिर मैं टैक्सी करके आ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सब क्या है, अब मैं सोच रहा हूँ वापस कैसे जाऊँ, जाते टाइम मेरा बाइक पंचर हो गया, तो बन गया होगा, मैं बनाने के लिए। तो ये सब एक एम्प्लॉय से जब आप बात करते हैं तो मुझे कोई बात नहीं, आप आज आधा घंटा ऑफिस से जल्दी निकल जाइए, 1 घंटा आप जल्दी निकल जाइए, उससे फ़ोन कीजिए, सामने वाले से आपने फ़ोन करके पूछा आपकी बाइक रेडी है, पंचर बन चुका है, नहीं सर, तो फ़ोन कीजिए, तो उसको अच्छा लगेगा कि मेरा मैनेजर मेरे लिए इतना सोच रहा है। तो दोस्तों ये एक कॉज है, और उसका जो इफेक्ट है क्या होगा, वो एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाएगा और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट वो दे सकता है दोस्तों। और अपना लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम लोग अगर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब कब पढ़े हमने। तो दोस्तों ये जो प्रिंसिपल्स है उसे बात करना चाहिए फ्रेंड्स, और उसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। वो यानी सर आज आते पे बाइक पंचर हो गया, मैंने बाइक रख दिया, फिर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे गया सर, वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ा सर, फिर मैंने लोकल ट्रेन पकड़ा सर, फिर मैं बस पकड़ा, फिर मैं टैक्सी करके आ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सब क्या है, अब मैं सोच रहा हूँ वापस कैसे जाऊँ, जाते टाइम मेरा बाइक पंचर हो गया, तो बन गया होगा, मैं बनाने के लिए। तो ये सब एक एम्प्लॉय से जब आप बात करते हैं तो मुझे कोई बात नहीं, आप आज आधा घंटा ऑफिस से जल्दी निकल जाइए, 1 घंटा आप जल्दी निकल जाइए, उससे फ़ोन कीजिए, सामने वाले से आपने फ़ोन करके पूछा आपकी बाइक रेडी है, पंचर बन चुका है, नहीं सर, तो फ़ोन कीजिए, तो उसको अच्छा लगेगा कि मेरा मैनेजर मेरे लिए इतना सोच रहा है। तो दोस्तों ये एक कॉज है, और उसका जो इफेक्ट है क्या होगा, वो एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाएगा और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट वो दे सकता है दोस्तों। और अपना लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम लोग अगर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब कब पढ़े हमने। तो दोस्तों ये जो प्रिंसिपल्स आएंगे अभी डिटेल में 11वीं में जो आपने पढ़े, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। 11 में हो चुका है एक बार, तो आप 11th का बुक भी रेफर कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।